अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोबाइल में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि आखिरकार लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया है। अब राज्यसभा की बात करें तो यहाँ अभी बहस जारी है। बहरहाल ये तय है कि इस मुतनाज़ा क़ानून को ला दिया गया है और इस बिल को मंजूर कर दिया गया है। अब इसके असरात आगे क्या होंगे, सरकार का किस तरह का दावा है, अपोजिशन की जानिब से जिस तरह की मुखालिफत की गई, जो दलाइल पेश किए गए वो क्या कह रहे हैं। बहरहाल सरकार जो कह रही है, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो नीयत है वो क्या हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम अपने मौजूद मेहमानों से इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौजूद मेहमानों से बातचीत करें, थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं गुज़िश्ता रोज़ का भी और आज का भी, क्योंकि लोकसभा में गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 13 घंटे बहस होने के बाद मंजूर इसको किया गया। और आज की अगर हम बात करें तो आज दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में इस बिल को किरण रिजिजू ने बहरहाल पेश किया बहस के लिए, जिसके बाद फिर बात यानी बहस का मामला आगे बढ़ा। आपको बता दें कि आखिरकार लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 232 के बिल मुकाबिल 288 वोटों से मंजूर कर ली गई। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस और इसको मंजूर किए जाने के दूसरे दिन यानी आज राज्यसभा में मरकजी वजीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने आज वक्फ तरमीमी बिल को राज्यसभा में बहस के लिए पेश किया। किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के हुकूक छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये इनके फ़ायदे के लिए है। उन्होंने कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में मुदाखलत नहीं कर सकता। वक्फ तरमीमी बिल को पेश करते हुए किरण रिजिजू ने साल 2013 में वक्फ कानून में की जाने वाली तरामीम का भी हवाला दिया। वज़ीर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में वक्फ तरमीमी बिल की अपोजिशन की जानिब से सख्त मुखालिफत की गई और इस बिल को गैर आईनी करार दिया गया। ताहम बिल से मुतालिक अपोजिशन लीडरान के तमाम इल्ज़ामात को हुकूमत ने गुमराह कुन करार देते हुए इन्हें मुस्तरद कर दिया। वज़ीर गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 13 घंटों तक लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर अपोजिशन और NDA अरकान पार्लियामान के दरमियान होने वाली सख्त बहस के बाद इस बिल को बुध और जुमेरात की दरमियानी शब 232 के बिल मुकाबिल 288 वोटों से मंजूर कर लिया गया। और इसी दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता रोज़ लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक अपोजिशन के एतराज़ात मुखालिफतों का जवाब देते हुए कहा कि यह बिल मुसलमानों के हक़ में लाया गया है। अमित शाह ने कहा कि वक्फ मुसलमानों का है, इसमें किसी भी गैर मुस्लिम की कोई मुदाखलत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड एक निगरान और सेकुलर इदारे की हैसियत रखता है, इसका वक्फ के मजहबी उमूर में कोई इसकी मुदाखलत नहीं है। इस बिल के जरिए इस्लाहात लाई जाएंगी और पसमानदा मुसलमानों को इनका हक फराहम किया जाएगा। वक्फ गरीब मुसलमानों के लिए है, ये चोरों के लिए नहीं है। कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्त वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता रोज़ लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल की सख्त मुखालिफत करते हुए इसको आइन के यकसर खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल दफ़ा 25 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 दफ़ा 300A के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया सर। स्पीकर सर, मैं ये वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों,
जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सर, अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर के हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि उनका एंडोमेंट बाय यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा। कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए, और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा, तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्री स्टेप नहीं ले सकता, और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्री फैसला नहीं लगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है, गवर्नमेंट की है। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिटी के खिलाफ नहीं है, जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है? ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वायलेशन नहीं है? सर, आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ बाय यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ वाल औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर, वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं, वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दें, वजीर दाखिला कहने पर वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर, अगर ये बात सच है आपकी, तो फिर आपको एक कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है, और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है, तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। तो सर, अब वक्फ बाय यूजर का मामला देखिए, मिनिस्टर साहब ने कहा कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए हैं। तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अब वक्फ बाय यूजर को आपने निकाल दिया, माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर, डिस्प्यूट तो है। तो नाज़रीन, बहरहाल लोकसभा में जिस तरह से इस मुतनाज़ा बिल को मंजूर कर लिया गया, और हम ये कह सकते हैं कि मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी के मजहबी जज्बात वो अपने एक तरफ रख दिए गए, और ख़ुद पार्लियामेंट की भी अगर हम नंबर्स के एतबार से भी बात करें अगर लोकसभा में, तो उसमें भी यानी एक बड़ी तादाद, आधा हम करीब निस्फ हम कहेंगे कि उन अराकीन को जो लोगों की
यानी नुमाइंदगी करने वाले हैं, उनकी राय को यकसर, उनकी जो है मुखालिफत को यकसर जो है नज़रअंदाज करते हुए इसको मंजूर किया गया। बहरहाल इसके असरात क्या होंगे अब, और जिस तरह के दलाइल पेश किए गए उसी पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार हैदराबाद से यासरुल्लाह शकील साहब जुड़ चुके हैं। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शकील साहब, मैं जानना चाहूँगा कि बहरहाल इस बिल की जितनी शिद्दत के साथ मुखालिफत की गई, और बिलखुसूस अगर हम बात करें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, तो क़ानूनी आइनी एतबार से यानी कि रोज़े अव्वल से हम कहेंगे कि जिस तरह से इस बिल को पेश करने की बात की गई, तो उस वक्त से लेकर अभी तक लोकसभा के बिल के मंजूर करने तक उन्होंने जो जो नुकात को उठाया, लेकिन इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि सरकार को जो मंजूर था वो नंबर्स की बुनियाद पर उन्होंने कर दिया। अब राज्यसभा में भी चल रहा है और यकीनन यहाँ पर भी जो है इसको मंजूर कर लिया जाएगा। क्या कहेंगे शकील साहब? देखिए, सबसे पहली बात, 12 घंटे से ज्यादा के मुबाहिस हुए हैं लोकसभा में जी, और जिस तरह से हुकूमत की तरफ से समझिए या फिर हुक्मरान जमात और उसकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से जो कुछ यहाँ पर दलाइल पेश किए गए या फिर बाद में बिल के बचाव में जो कुछ यहाँ पर अपनी वजाहत को रखा गया सामने, मुल्क की इस वक्त अकलियतें जो हैं, खुलकर बोलूंगा कि मुसलमान जी, वो कन्विंस नहीं हो पाए। जिस तरह से जो बयानात थे, मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी मतलब अखिलियती उमूर किरण रिजिजू साहब ने इसका आगाज किया था। रविशंकर प्रसाद बोले, अमित शाह भी बोले, और उसके अलावा जेडीयू के लीडर बोले, तेलुगु देशम के लीडर बोले, आरएलडी बोले, आरपीआई के लीडर बोले, सब ने बोला यहाँ पर। लेकिन देखिए कि जो खदशात यहाँ पर एक बड़े तबके में इस बिल को लेकर थे, वो खदशात को हुकूमत दूर नहीं कर पाई। और जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो भी उनका वक्त था वहां पर दलाइल पेश किए और जिस खामियों को सामने रखा, उन खामियों को देखते हुए यहाँ पर यह बात वाज़ेह तौर पर नजर आई कि यहाँ पर जो बिल लाया गया है वो पर मबनी नहीं है। सबसे पहली बात है। देखिए कि यहाँ पर वैसे भी अब वक्फ की जो अराजियात है उसको लेकर जो बातें कही गई, उससे हटकर जो खदशात थे यहाँ पर जिसको दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर जो आम एक मुसलमान है, वो मुसलमान जो कि ये समझता है कि पहले से ही, देखिए कि एक बात, सबसे पहली बात बाकर साहब मैं कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पर मुसलमानों की बहबूद की बात करते हैं जी हाँ। और जब भी बात हुई आपने देखा होगा कि 3 तलाक की बात हुई तो ये हुकूमत के लोगों ने कहा था कि मुस्लिम खवातीन की भलाई का बिल ला रहे हैं जी। अब वक्फ बोर्ड का बिल, यहाँ पर वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आ गए। अब ये वक्फ बोर्ड का बिल लाकर ये बात कर रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड की भलाई और मुसलमानों की भलाई का बिल ला रहे हैं जी। तो मेरा ये सवाल है कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई हर चीज बीजेपी की हुकूमत, एक देखिए कि शक की गुंजाइश पैदा होती है। हाँ। बीजेपी की हुकूमत को मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी है तो 3 तलाक का बिल लाती है, मुसलमान गरीबों से हमदर्दी है तो वक्फ बिल लाती है जी। तो भाई आप मुसलमानों की इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हैं? अरे हिंदुओं की हमदर्दी के लिए भी तो कोई बिल लाया कीजिए। ये सवाल लोग कर रहे हैं भाई, कि मैं नहीं कर रहा हूं। ये सवाल बड़ा उठता है कि आपने हिंदुओं क्या मुस्लिम खवातीन की आपने कहा कि हम भाई मुसलमान औरतों के लिए ला रहे हैं बिल, उनकी परेशानियों को दूर करने के ला रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड का बिल लाकर बोलने लगे तो क्या मुसलमान ठेकेदारी क्या आप लेकर रखे हैं? एक सबसे बड़ा सवाल है, कॉमन सवाल जी जी। आप हिंदू नौजवानों के लिए बिल क्यों नहीं लेकर आते? उनके रोजगार उठ रहा है। हिंदू खवातीन जो कि शादी के बाद जिन्हें छोड़ दिया गया है, जो शादीशुदा होते हुए भी यहाँ पर बेसहारा जिंदगी गुजार रही है, उनके लिए क्यों बिल नहीं लेकर आते? ये सवाल बहुत उठ रहा है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम खवातीन की ठेकेदारी, उनकी बहबूद की बीजेपी हुकूमत ले रही है और उसके अलावा यहाँ पर गरीब मुसलमानों की ठेकेदारी, मुसलमानों की वक्फ की जो जायदादें हैं उसकी ठेकेदारी भी बीजेपी ले रही है यहाँ पर। जबकि होना तो ये चाहिए था कि भाई आपको इतनी हमदर्दी कब से हो गई मुसलमानों की? अगर मुसलमानों की अब से आपको हमदर्दी थी तो आप कई जो मुस्लिम बच्चे जो जेलों में मरोज हैं उनको छोड़ देते और कई ऐसे जो मतलब के जो केसेस दायर किए गए उनको छोड़ते। अरे साहब, हद तो यह है कि आपकी महाजी तंजीमें हर त्योहार के मौके पर मसाजिद के सामने खड़े होकर बैंड बाजा बजाते हैं, आप वहां पर डीजे बजाया जाता है और जहरालूद और इंतहाई इश्कालंगेज तकारीर की जाती है। आप उनको रोकिए ना साहब। आप ये कहते हैं कि हर बिल के अंदर मुसलमानों की बहबूद है, मुस्लिम लड़कियों की, मुस्लिम खवातीन की बहबूद है, तो पहले मैं ये समझता हूं कि आपको ऐसी चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है।
उसका तो शकील साहब वो सारी चीज़ों का तो कोई हम देखते हैं कि जो है यानी कि भाजपा का जो मौक़िफ़ है वो पार्लियामेंट में कुछ नज़र आता है, असम्बलियों में कुछ नज़र आता है, और फिर सड़कों पर यानी भाजपा वाले जो हैं या फिर भाजपा की तायद करने वाले जो हैं उनका जो सलूक होता है वो फिर दुनिया देखती है। लेकिन समझ से बालातर बात यह है कि जो लीडरशिप है वो कुछ कहती है, और फिर जो उसके बाद वाली जो लीडरशिप है दूसरे दर्जे की, तीसरे दर्जे की, उनका कुछ मौक़िफ़ होता है। तो ये वाज़ेह चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ शकील साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर वो जो सेक्युलरिज्म का दम भरने वाले हैं और सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों से वोट जिन्होंने लिया है, मैं बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश की, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की, क्या कहेंगे शकील साहब कितना अहम रोल रहा है यहाँ की पार्टियों का? देखिए कि इससे पहले किसी एक मोतबर शख्सियत ने कहा था चंद्रबाबू नायडू के बारे में जी। इससे पहले भी चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ रहे, भाजपा के दौर में भी रहे। ये कहा था कि आजमाए हुए को आजमाना जहालत है, ये लफ्ज कहा गया था जब चंद्रबाबू दूसरी बार एनडीए से जब हाथ मिला रहे थे। आंध्र प्रदेश के मुसलमानों ने उनको वोट दिया, सबसे पहली बात है। अब ये काम आंध्र प्रदेश की जो अक़लियती आबादी है उनको सोचने की जरूरत है कि आपके वोटों के बलबूते पर ये चीज हुई है। यहाँ पर जी कोशिश की गई, उम्मीद की जा रही थी। देखिए कि साहब एक बात यहाँ पर तय है, आप इफ्तार की दावत में, इससे पहले भी मैं कह रहा हूं कि इफ्तार की दावत में आप सर पे टोपी लगा के और किसी मुसलमानों की सफ में नमाज पढ़कर आप मुसलमान हमदर्द नहीं बन जाते। हमने देखा है, सारी दुनिया देख रही थी कि जब दावत इफ्तार हुई आंध्र प्रदेश के अंदर तो साथ टोपी पहन के कतार में खड़े हो गए, नमाज भी पढ़ ली, मुसलमान खुश हो गए। ये तो है ना हमारे पास का सिस्टम ऐसा है कि जिस वक्त यहाँ पर जो लोग यहाँ नाम नेहाद सेकुलर बनते हैं, आप जेडीयू के क्या नीतीश कुमार ने गए ईदगाह के दिन पटना मैदान के अंदर मौजूद थे, ईद की नमाज के बाद नीतीश कुमार मिलकर मुसलमानों को वो मोशे जरा डाल दिए कि गले में मुसलमानों को मुबारकबाद दे रहे थे। मुसलमान खुश हो गए वहां, अरे भाई नीतीश कुमार है, अरे ईद की नमाज पढ़ने के लिए जमा हो गए, इफ्तार की नमाज में टोपी पहनने के जमा हो गए। तो ये सब जो सारी चीजें सोचने की जरूरत होती है कि भाई हर टोपी पहनने वाला, हर इफ्तार की दावत में खजूर खिलाने वाला हमदर्द नहीं होता। ये सिर्फ मैं चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार तक महदूद नहीं है। नाम नेहाद सेकुलरिज्म की जब बात करते हैं तो यहाँ पर तेलंगाना के अंदर भी होता है, साबिका हुकूमत में भी ऐसी हुआ। अरे बड़े खुश होते साहब, एक मुसलमान यहाँ पर इफ्तार के अंदर खजूर खिला देने से, टोपी पहनने से क्या वो मुसलमान का हमदर्द बन जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सोचने की जरूरत है। अब कल बैरिस्टर ओवैसी साहब ने भी उन बातों को रखा, जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगवाए जाते हैं लोगों से, जी। ये सब सारी बातें की कि जो मुसलमानों की हमदर्दी के दावे करते हैं। मैं रात के 2 बजे तक डिबेट चला, बैरिस्टर ओवैसी की पूरी तकरीर थी, 16 मिनट से ज्यादा की, मैंने वो उसकी भी समाअत की और दूसरों की भी समाअत की। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां थी, तेलुगु देशम, जेडीयू, लोक दल, जो उसका बड़ा ये था कि भाई ये पार्टी जो है बहुत ही मतलब अजीत सिंह की पार्टी है, मुसलमानों से हमदर्दी रहेगी, जेडीयू की पार्टी है, कई इनके वज़रा भी मुसलमान है, कई लीडर्स वहां पर है। उसके बावजूद भी अब ये लोगों का जो मौक़िफ़ सामने आया, खुलकर सामने आ गया है। देखिए कि साहब अब इन लोगों को देखिए कि मैं 288 वोट मिले, 232 मुखालिफत में मिले, और मैं इसको एक बड़ी कामयाबी नहीं समझता। ज्यादा फर्क नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पर राज्यसभा के अंदर है 236 है, 245 थे, नए जो नशिस्तें हैं वो मखलूआ हैं, अब वेकेंट है वो सीटें। जी जी 236 119 यहाँ पर मतलब उसका जो फिगर रहेगा, मैजिक फिगर, वहां तक नशिस्तों पर वोटिंग होती है तो 190 वोट लेना पड़ेगा, 119। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी मतलब जिस तरह से भी हो कर बना लिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर खुले तौर पर जो मुसलमानों का एतमाद, जो भरोसा था, सेकुलर, नाम नेहाद सेकुलर कहूंगा, तेलुगु देशम हो, जेडीयू हो, लोकदल पार्टी हो, या फिर जितने भी हलीफ थे जो मुसलमानों के वोट से मुंतखब हुए, उनके उम्मीदवार, अगर एक ने भी वोट मुसलमान डाला हो उनके उम्मीदवार को, तो इस वोटर के साथ यहाँ पर धोखा है। पहले तो मैं समझता हूं कि जब ये जमातें इलेक्शन में लड़ती हैं, चाहे बाबू हो या नीतीश कुमार हो, उनसे तहरीरी तौर पर हलफनामा लेना चाहिए कि भाई मुंतखब होने के बाद आप हमारी पीठ में छुरा नहीं घोपेंगे। कल मैं ये सोच रहा था, एक बात मुझे कल के डिबेट में इंजीनियर रशीद की भी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी वैसा ही है, बीजेपी भी वैसी है, किसी ने सामने से खंजर मारा तो किसी ने पीछे से खंजर मारा। ये बात यहाँ पर गौर तलब है। तो यहाँ पर देखे कि बंटा धार करके रख दिया नाम नेहाद सेकुलर जमातों ने। तो इसलिए वक्त की जरूरत होती है कि यहाँ पर जोर इसलिए दिया जाता है
कि आपको अपनी क़ियादत, अपनी सियासत के अंदर दबदबा बनाने के लिए एक होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सवाल। आप कब तक नीतीश कुमार पे भरोसा करेंगे बताइए? बिल्कुल। आप कब तक चंद्रबाबू नायडू पे भरोसा करेंगे बताइए? करते आए हैं, लेकिन ऐन वक्त पर ये हुआ। जी। और ये सब के सब क्या बताते हैं? नहीं, मुसलमानों की बहबूद के लिए हम 3 तलाक की तय। जगनमोहन रेड्डी भी उस वक्त करे थे। जी हाँ। वो कौन से मतलब? तो मैं ये कहता हूं कि भाई हर बिल आप मुसलमानों की बहबूद के लिए ला रहे हैं। 3 तलाक आपने मुसलमान, अब ये बिल भी आप मुसलमानों की बहबूद। अरे तो हिंदुओं के लिए भी तो कुछ तो करो ना भाई। बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर ये आप जो नुक्ता उठा रहे हैं, बिल्कुल इस पर भी जो है ये सवाल है हुकूमत से। आखिरी में सवाल, उसके बाद फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। 3 मिनट हमारे पास है। मैं शकील साहब आपसे जानना चाहूंगा कि अभी चूंकि अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि लोकसभा में मंजूर कर ली गई, अब राज्यसभा के हवाले से भी कुछ ही वक्त में जो है ये यहाँ पर भी मंजूर हो जाएगी। अब इसके जो असरात जिस हवाले से अपोजिशन या मुस्लिम तंजीमों की जानिब से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से जिस तरह से जो चीज़ें पेश की गई और हुकूमत के जो दावे रहे, क्या इसके असरात यानी बहुत जल्द और फिर देर पा अगर हम देखें तो वो क्या आप देख रहे हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है? बहरहाल सरकार के तो दावे हैं कि इस्लाहात के लिए हम ला रहे हैं, इससे मुसलमानों का जो गरीब है उनको जो है फ़ायदा होगा। जी देखिए, कोई इससे फायदा नहीं होगा। आप ये फिरका निकालना छोड़ दीजिए कि इससे अगर फायदा करना होता हुकूमत को मुसलमानों के साथ, तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिस पर ये हुकूमत ने यहाँ पर मुसलमानों को मराज से महरूम किया। स्कॉलरशिप गरीब मुसलमान बच्चे पढ़ा करते थे, स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। यहाँ पर जितनी भी मुनाजात की फेलोशिप थी, या फिर बाद में पोस्ट मैट्रिक की थी, या फिर बाद में प्री मैट्रिक की जो स्कॉलरशिप थी, उनकी रकूमात घटा दी गई। और कई ऐसी स्कीमें थी जिसमें मुसलमानों को ग्रांट दी जाती थी, वो रकूमात को यहाँ पर घटा दिया गया। कौन जिम्मेदार है? मेरी हुकूमत नहीं है, ना तो किसी औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत भी नहीं है। यहाँ पर हुकूमत जिसकी है कि उन हुकूमत के लोगों ने यहाँ पर वो मुसलमानों की इमदाद, स्कॉलरशिप की रकूमात, सब कुछ यहाँ पर घटा कर रख दिया। तो अब अंदाजा लगाइए कि भाई अब जब बहबूद की बात आती है तो क्या बहबूद का ये मतलब क्या मुसलमान के जो बच्चे हैं स्कॉलरशिप के ऊपर आप उस स्कॉलरशिप की रकूमात को आप घटा देते हैं, मुसलमानों की जो इमदाद मिलती है, जो ग्रांट मिलती है, आप उस इमदाद को घटा देते हैं। तब अंदाजा लगाइए कि आप कैसे आपसे तवक्को कर सकते हैं कि आप मुसलमानों की बहबूद के लिए काम करेंगे या फिर मुसलमानों की हमदर्दी के लिए काम करेंगे। तो ये सब सारी चीजें सामने आती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सिर्फ ये दिखावा है। नीतीश कुमार बोले, चाहे अमित शाह बोले, किरण रिजिजू बोले, या फिर बाद में चंद्रबाबू नायडू बोले, अगर ये लोग हमदर्द होते तो दबाव डाल सकते थे कि भाई मुसलमान बच्चों की स्कॉलरशिप की रकूमात आप घटा देते हैं, पढ़ाइए। और मुसलमानों के साथ ऐसे कई यूनिवर्सिटीज हैं। आप यूनिवर्सिटीज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हुए हैं, आप जामिया मिलिया के पीछे पड़ जाते हैं। तो आप यूनिवर्सिटीज की जो है उसको भी आप अपने कब्जे में, तब अंदाजा लगाइए कि किस तरह हुकूमत यहाँ पर काम कर रही है। अब जो दावा करते हैं कि नहीं भाई ये मुसलमानों की हमदर्दी के लिए हम काम कर रहे हैं, तो कोई भी मुसलमान, अगर आप किसी से पूछ लीजिए, तालीम याफ्ता छोड़ दीजिए, आप पे नौखानदा है, अनएजुकेटेड पर्सन है मुसलमानों का, बेचारा छोटा कारोबार करता, मजदूर करता होगा, रिक्शा ऑटो चलाता होगा, उससे भी पूछ लीजिए कि ये बीजेपी के लोग कहते हैं, तो भरोसा नहीं करेगा कोई शख्स इनकी जबान पर, इनके कौल फैल पर भरोसा नहीं करेगा। तो ये पिक्चर है इनका कि हमदर्दी के नाम पर मुसलमानों की अगर कोई बिल आप ला रहे हैं तो कतई तौर पर इनकी हमदर्दी यहाँ पर दिखावे की है और कोई इससे मुसलमान को फायदा नहीं होगा। अब ये बिल जो आ रहा है इसके दावे तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये लोग मुसलमानों की मदद के काबिल भी नहीं होंगे और ना, तो ये पूरे का पूरा लबाब ये है इस बिल का कि भले ही आप अपने दलाइल को पेश करते हैं कि मुसलमानों के साथ हम हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो इससे मुसलमानों का फायदा नहीं है, क्योंकि माजी में आपने जो 3 तलाक की बात कही या फिर किसी दूसरे बिल की बात कही, हमेशा आप मुसलमानों की हमदर्दी में बात करते रहे, लेकिन आपने कभी भी नहीं की। अब आप देखिए, अगर मुसलमानों की हमदर्दी की बात आ रही है, अगर आप संभल में देखिए या फिर दूसरे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, कई ऐसे मुसलमान हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, उनके घरों को मिसमार कर दिया जाता, उनके घरों पर बुलडोजर चला जाता था। लगी बात बुलडोजर की है, कई मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता। और हर आए दिन आप देखिए कि आए दिन आप देखिए कि अब कल से यहाँ पर जो भी अब नवरात्रि की बात है, फर्जी यहाँ पर हुक्मनामे दे दिए गए नवरात्रि के, यहाँ पर गोश्त की दुकानें बंद कर दी जाए सीधे से सीधा। अब 1 से लेकर 4-6 तक आपको यहाँ पर नवरात्रि के मौके पर दुकानें मुसलमानों की बंद। गोश्त की दुकानों की आड़ में किसको हरासा किया जाता है? मुसलमान को हरासा किया जाता है, क्योंकि गोश्त की दुकानें ज्यादातर मुसलमानों की होती हैं।
तो इस तरह की बातें हैं। तो आप किस तरह से दावे कर सकते हैं कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं वो मुसलमान कारोबारियों के पीछे हाथ पकड़ पड़े हुए हैं? ठीक, आप वो मुसलमान अगर कहीं बेचारा कारोबार करता है, गोश्त की दुकान का कितना कारोबार है छोटे का, बिल्कुल, तो उस कारोबार के ऊपर भी आप यहाँ के लगाम आके धमकाते हैं कि कल से तेरी दुकान बंद हो जाए। पूरे वीडियो से उसमें बीजेपी इन टोटलिटी यही है कि दावे बहुत से हैं, लेकिन जो नीयत है या फिर जो पास्ट है वो ये वाजे कर रहा है कि आप दर हकीकत क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी नीयत यहाँ पर मुसलमानों से हमदर्दी की नहीं है, जैसा कि लोगों ने कहा, और ये बात सही है कि हर चीज के दावा करते हैं कि मुसलमानों की हमदर्दी का बिल ला रहे हैं। तो मुसलमानों के हमदर्दी का बिल आप ला रहे हैं तो आपको वो प्रूफ देना पड़ेगा। आप सिर्फ मुसलमानों के हमदर्दी के बिल लाते जाएंगे, हिंदू बेचारे हमारे भाई कितने हैं बच्चे पढ़े लिखे, उनकी नौकरी के लिए कोई बिल नहीं लाते आप, वो बेचारे यहाँ पर परेशान हैं। लोगों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुलाजमत नहीं मिलती, मध्य प्रदेश में मुलाजमत नहीं मिलती। अरे किसानों के लिए साहब आमदनी दुगनी करने की बात करेंगे, कई महीने हो गए, लेकिन आज तक किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई। बात कर रहे हैं वक्फ तरमीमी एक्ट के हवाले से, जिस तरह से लोकसभा में इसको मंजूर कर लिया गया, राज्यसभा में बहस जारी है और मुकम्मल तौर पर यानी ये पूरा इम्कान है कि वो कुछ ही वक्त में जो है यहाँ पर भी मंजूर कर लिया जाएगा। बहरहाल अभी आपने ब्रेक से पहले शकील साहब को सुना, अभी मज़ीद दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान एम.ए. माजिद साहब और सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार और एम.ए. मंजूर अहमद साहब, शेख मंजूर अहमद साहब, वो भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मैं दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मंजूर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली में हैं आप और बहरहाल ये मुतनाज़ा जो बिल था, जितनी इसकी मुखालिफत की गई, यानी अगर हम लोकसभा में भी देखें तो 232 अरकान ने जो है इसकी मुखालिफत की और 282 के जो है तकाबुल से उसको मंजूर कर लिया गया। बहरहाल इसको किस तरह से आप देख रहे हैं और अब राज्यसभा में जो है इस पर बहस चल रही है? जी मंजूर साहब। देखिए, इसमें एक चीज जैसे डीएमके के चीफ ने कहा है जी, इसमें दिखा रहा है, उसने कहा एक भी वोट जो अपोजिशन का है, सारी अपोजिशन पार्टीज का, हाँ, वो जाया नहीं हुआ। उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट वोट दिया है। हाँ, 232 नंबर था, बराबर आए। जबकि बीजेपी को साथ लेना पड़ा टीडीपी, जेडीयू, इसके अलावा जो लोग जनशक्ति पार्टी की वो पासवान की जी, और इसके अलावा जो आरएलडी है उसके सपोर्ट के बगैर वो इसको यानी कि पास नहीं करवा सकते। हाँ, ये दिखा रहा है, इसीलिए डीएमके ने कहा कि वो इस बिल के खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और चूंकि ये फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको वायलेट कर रहा है। हाँ, एक्चुअली बार बार जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल या उनका जो पर्सनल लॉ जो होता है, जो इसके सिविल कोड में आता है, बस इन्हीं को ये हाईलाइट करने की कोशिश करती है। कभी ये कहते हैं तलाक के बारे में, कभी मॉस्क्स के बारे में या रिलीजियस प्लेसेस के बारे में, कभी वक्फ, अब कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, बस यही। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि मुसलमान समाजी और इक्तिसादी तौर पर कितने बैकवर्ड रहे हैं। अगर ये सिंसियर होते मुसलमानों के मसाइल को हल करने में जी, तो उनके जो है तालीमी पसमानदगी को दूर करते, उनको एम्प्लॉयमेंट में अच्छा खासा शेयर देते, ताकि वो भी किसी हद तक बराबरी में आते दूसरे से। उनको जो है उनको इकोनॉमिकली उनको स्क्यूज किया जा रहा है। मंजूर साहब, लेकिन जहां तक हम वज़ीर दाखिला के अगर खिताब को सुने, जो उन्होंने जवाब दिया था, उसमें मतलब बड़ा लंबा चौड़ा और सारी चीज़ें उन्होंने अहाता किया और अपोजिशन की जानिब से जो इल्ज़ामात और दावे किए जा रहे थे उसको मुस्तरद किया। उन्होंने ये कहा कि हम इस्लाहात ला रहे हैं ताकि जो वक्फ का जो मंशा है उसकी तकमील हो, यानी कि जो पसमानदा लोग हैं, जो गरीब हैं, ये गरीब मुसलमानों का है, यानी उनका नहीं है जो करप्शन करने वाले थे, उनका नहीं है जो इसको हड़प करने वाले थे। तो एक बज़ाहिर तो नीयत तो जो इसका मतलब वजाहत पेश कर रहे हैं जी, इसका ये तरीका है। अगर यही है तो इसमें जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को क्यों करना चाहिए इंक्लूड? वो तो निगरानी के लिए कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें निगरानी के लिए अगर कोर्ट के सुपरविजन में देके एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाती थी किसी सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर रिटायर्ड जज के तौर में, वो निगरानी कर सकता है। ये हकीकत है, मैं मानने को तैयार हूँ
कि किसी हद तक जो वक्फ प्रॉपर्टी है इसका जो है मिसयूज कहीं कहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है, नहीं हुआ है। जी। लेकिन उसमें कुछ जो है इस्लाहात भी, जब रहमान खान की क़यादत में एक कमेटी भी बनाई गई जिसमें कुछ रिकमेंडेशन भी किए गए थे। हाँ। और जी मंजूर साहब जो लिया आ रहे हैं, अब देखिए क्या हो रहा है। अब जिस चीज का वक्फ का जो पर्पस है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। ये है ना, इसमें ये कहते हैं ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, इसमें जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो ठीक है जी। लेकिन सिर्फ अगर आपको एक बताऊंगा सेंसेशनल, हमारे जम्मू कश्मीर में ये जो है अखाड़ा है, एक जो है ट्रस्ट है, हिंदू ट्रस्ट, जिसके डॉक्टर करण सिंह जी ट्रस्टी हैं। जी ट्रस्टी है, वो इसी का है जो है। हाँ। अखाड़ा बिल्डिंग इसमें है, बहुत सारी चीजें हैं, सनातन धर्म ट्रस्ट है शायद नाम उसका। जी जो नॉन मुस्लिम जो है कश्मीरी पंडित लेकर वो कहते हैं उसने उसकी प्रॉपर्टी को बेच डाला, उसके जो उसके हवारी जो है, इसके जो दूसरे साथी है उस ट्रस्ट ने। जी उस पर गौर क्यों नहीं करते हैं? उस पर कोई कमीशन क्यों नहीं बिठाते हैं? अभी जो ये कह रहे हैं आपके इसमें तिरुपति में जो नॉन हिंदू मेंबर्स थे इनको हटाया गया हुआ। जी हाँ। ये तो 15 दिन 1 महीने की बात है। ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा यानी कॉन्टेक्स्ट अलग से बता रहे हैं। मैं आपसे जरूर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही करूंगा। माजिद साहब से मैं जानना चाहूंगा, माजिद साहब इन टोटलिटी किस तरह से आप देख रहे हैं? मतलब अमित शाह का जो खिताब था उसको लेकर उनके जो पॉइंट्स थे जो उन्होंने पेश किया, उस पर जो है कुछ तवज्जो दी जा रही है कि भाई हाँ ये एतबार से तो हुकूमत की नीयत ये लग रही है कि वो उन्होंने ये जो अमेंडमेंट लाया है ये ज़रूरी था, क्योंकि इतने बरसों में बहुत कुछ जिन गरीबों को हक मिलना चाहिए था उससे महरूम रखा गया। एक 5 स्टार होटल है जिसका जो है 12,000 रुपये किराया लिया जा रहा है। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल क्या है, ये पूरा एक नरेटिव चलाया जा रहा है जी। मैं 2 दिन से वक्त निकाल कर ये गोदी मीडिया देख रहा हूँ जी। उसमें लोगों को लड्डू खिलाते हुए, फूल पहनते हुए, जय जयकार करते हुए दिखाया जा रहा। और ये जो काम है मुस्लिम विचार मंच बोल के, उसमें कई ऐसे लोग, मैं फैक्ट चेक करवाया जी कि बुरखे में भाई काफी लोग हैं, देखो तो बताया गया है कि ये बुरखा पहनकर ये बीजेपी के खातून वर्कर्स हैं और उनमें तो इसकी भी फैक्ट चेकिंग हुई है। ठीक है, उसमें कुछ मुस्लिम विचार मंच बोल के इंद्रेश कुमार के ये चाटुकारा है जी, चेले हैं उनके, जो काफी अरसे से ये काम करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं जी, कहा भी कुछ खिलाए हैं, वो पूरे इंद्रेश कुमार की उसके निगरानी में जी। कुछ हैदराबाद में भी, कुछ लखनऊ में भी मैंने देखा है, उनके वीडियोस भी देखे हैं, फिर उनसे भी मेरी बात हुई है, चाटुकारों से भी, कि नहीं वो तो हमारे को वो है, बस इनको ये अपने लिए कौम को बेचने वाले लोग तो हर जगह रहते हैं, ये तो इसमें कुछ कमी नहीं है। अब रही बात, जैसा अभी मंजूर साहब ने भी ये बात कही है, ये बताइए कि अब जैसा कि अभी उन्होंने बात की है कि नॉन मुस्लिम को इसमें शामिल करने का क्या मामला है, नंबर 1। नंबर 2, कलेक्टर को ये इख्तियार कैसे दिया जाता है कि वो वेरीफाई करे, जबकि तरीका ये होना चाहिए जैसा कि आमतौर पर कि रेवेन्यू रिकॉर्ड और कुछ वक्फ के ये पूरा जो है जॉइंट सर्वे करके ये लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक चीज है, वक्फ ट्रिब्यूनल की तो हालत कर दी, खत्म कर दी है, वक्फ ट्रिब्यूनल का कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। वक्फ ट्रिब्यूनल खुद कोर्ट का जो एक मामला था, खुद अदालत का मामला था। अब ये कहना कि मुसलमानों की ठीक है, और ये जो जायदादों के बारे में एक गलत किस्म का जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि डिफेंस रेलवे के बाद ये है। मैं साउथ इंडिया में हूँ इस वक्त, यहाँ मदुरई बोल के एक बड़ा इलाका है जी। भाई साहब थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में तिरुमला देवस्थानम है जी, और एक उड़ीसा में पूरी बोल के इलाका है जी, जगन्नाथ बोल की। ये तीनों की जो जमीनें हैं वो 14 लाख एकड़ के करीब है।
14 लाख एकड़ के, इस सब बताइए, ये सरकार को बताइए, सरकार क्या छूट है क्या? मैं जो कह रहा हूँ झूठ है। दूसरी बात, अपीजमेंट की पॉलिसी अभी तक, ये बात देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। 95 का जब एक्ट आया था, 95 के जब एक्ट में ये बात कही गई थी कि ये कब्जे हो रहे हैं, और ये वक्फ बोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो उस लेवल का ऑफिसर नहीं होता जिसको इख्तियारात नहीं होती, इख्तियारात उतने नहीं है जैसे कलेक्टर के होते हैं। तो ये तजवीज दी गई थी उस वक्त भी। तो खैर उस वक्त क्या मामला था 95 के एक्ट में जो है पता नहीं। तो लेकिन ये बात तो यकीनी थी कि उसमें कि बात मुतालबा किया गया था कि उसको मजिस्ट्रियल पावर चाहिए ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके। जैसा कि मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखता हूँ कि हिंदू एंडोमेंट के जो कमिश्नर होते हैं, हिंदू वक्फ के जो कमिश्नर होते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव पावर यानी ऐसे पावर जो मजिस्ट्रियल पावर होते हैं, जैसे कि डीएम के होते हैं, कलेक्टर के होते हैं। तो अब ये जो है पूरी नीयत, अब आप देखिए, मैं हमारे एक एनजीओ के साथ हमारी बात हुई है जी। मैं बताया कि भाई 2017 से उन्होंने कुछ हिसाब लगाया जी कि 12,000 के करीब जो है यूपी के अंदर 12,000 के करीब जो है मुस्लिम मकानात, जायदादें, मंदिर, ये सारी चीजों को डिमोलिश कर दिया गया जी। गुजरात में 2 जगह, द्वारका बोल के एक इलाका है जी, और गिरी सोमनाथ बोलकर है, यहाँ जुमला 245 एकड़। इस पर कई दरगाहें भी थी, मसाजिद थे, खानखाएं थी, और मुझे ये बताया गया है कि तकरीबन 2000 से ज्यादा जो मदरसे गैर कानूनी कहकर उनको बंद कर दिया गया, जबकि जायदादें उनके नाम पर है। खवायद की तजावीज मतलब इलीगल कह करिए। उत्तराखंड में भी ये सिलसिला चल रहा है और नाम बदलने की बात हो रही है, मामूली बात पर जो है इनके साथ। तो ये एक इम्प्रेशन जनरेट किया गया कि इस वक्त आपकी जो हैसियत है वो पूरी की तरीके से वो जो है, नहीं आप लोग बैठो, एक मिनट आप बैठो, ये पूरी हैसियत से नहीं सकते 1 मिनट जी, ये पूरी हैसियत से जो है ये बताना है कि आप इक्वल सिटीजन नहीं रहे, यू हैव नो मोर इक्वल सिटीजन। अब आप ठीक है भाई साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। इसी हवाले से मैं मंजूर साहब से जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करूंगा। मंजूर साहब, बात यहाँ पर यह है कि ठीक है, यानी कि भाजपा की जो दीगर एक्टिविटीज़ रही हैं या फिर जो इनकी पॉलिसी रही है, जो एजेंडा रहा है, इनका जो माजी रहा है मुसलमानों के तई, वो अजहर मिनशम्स है, वो वाज़े ठीक है। लेकिन अब जो बात की जा रही है उसमें कितना दमखम है, मैं ये जानना चाहूँगा। अब इंटेंशन की बात कुछ और होगी। जिस तरह से माजी साहब ने कहा, ठीक है मंदिरों की अराजियात हैं, लेकिन वो उस मद में तो शायद हैं या नहीं, पता नहीं, कि जिससे फलाह व बहबूद है। लेकिन वक्फ का तो ख़ास मंशा ये है कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको फ़ायदा हो। और जहाँ तक ये जितने वक्फ इमलाक पर कब्ज़ाजात की बात की जा रही है और वहाँ पर यानी किराएदार मालिक बन गए और फिर उसका वक्फ को क्या फ़ायदा पहुँचा, ये जो क्वेश्चंस खड़े किए गए हैं और ये जो रिफॉर्म्स लाने की बात की जा रही है, तो ये इसमें कितना दम है और क्या ये इस्लाहात नहीं होना चाहिए? मैं आपको 2 चीजों में इसका जवाब देना चाहता हूँ। जी। हमें ये देखना चाहिए, मुझे ये भी है, क्योंकि जब मैंने यूएनआई ज्वाइन किया, मुझे ये दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक एज ए रिपोर्टर कवर करने को दिया जी। हमें इस सिलसिले में ऐसे देखना, उस वक्त भी जो कहते थे 10,000, ये मैं 80s की बात करता हूँ, 10,000 करोड़ के करीब वक्फ प्रॉपर्टीज दिल्ली में है। क्या हुआ जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन की वजह से ये जो है माइग्रेशन बहुत हुई जी, रिफ्यूजीज बहुत आए, यहाँ से वहां गए, वहां से वहां गए। उस वक्त कहीं कहीं जो वक्फ प्रॉपर्टीज है कुछ लोगों को दी गई या ऑक्यूपाई की गई, क्योंकि हालात ऐसे खराब थे जी। तो मुझे याद है कि उनकी जो रेंट थी वो 2 रुपया थी, 5 रुपया थी, 5 महीने। हाँ, ये एक सिनेरियो था, क्योंकि उस वक्त उनके पास रहने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं था जी। अब उसके बाद ये भी मैं बताऊंगा, 2010 तक अगर आप देखेंगे इंदिरा प्रेस पार्क बनाई गई है यमुना के साथ जी जी।
दिल्ली में। वहां पर इस पार्क के अंदर 2010 तक अंदर कब्रिस्तान था, कब्रें थी, एक थोड़ा था, और हम भी जाते थे कभी जो स्कूटर में वहां से गुजरते थे, रुकते थे, फातिहा खानी करते। आपका जो दिल्ली गर्ल्स गोल्फ क्लब है जी, इसके अंदर कब्रें हैं। हाँ हाँ। आपका ओबराय होटल जो है, हाँ हाँ, वहां नजदीक वो वक्फ है। अभी जो रिजू साहब कहते हैं अगर कांग्रेस के ये होते हाथ में होता तो वो पार्लियामेंट को भी ये ऐसा बनाना चाहते हैं कि जैसे वक्फ कोई घास का रोल अदा कर रहा है किसी दूसरे की। वक्फ के बारे में प्योरली कहा गया है ये एक चैरिटी है। हाँ बिल्कुल, जो मुसलमानों के लिए जो साहिब हाल यानी कि जिनकी हैसियत है वो दे सकते हैं रिफाई कामों के लिए, जी जी, मुहताजों के लिए, गरीबों के लिए, ये वो डाइवर्ट ताकि लोगों को ये पार्लियामेंट भी वो खाते। ये जो कहने वाली जो बात है इसको हकीकत से ये दूर है। अच्छा। ये हकीकत है कि हुआ है, गवर्नमेंट ने सारी जगह वक्फ लैंड लिया है। हाँ। आपके बम्बई में जो है रिलायंस का जो है उन्होंने मेरे ख्याल में 1990 के दौरान उन्होंने खरीदा है, वक्फ कमेटी ने ही उनको दिया। उस वक्त 9-10 करोड़ रुपया उन्होंने दिया, हालांकि अच्छे पैसा पैसा, लेकिन लिया उन्होंने वक्फ लैंड ही लिया। जी हाँ, जी हाँ। हमें ये चीजें देखना है कि इंटेंशन आप देखिए ये ग्रेजुअल होता है। हमें इसका ये जो परेशान कुन बात ये है, एक के बाद एक मुस्लिम जो है रिलीजियस इश्यूज जो इनके पर्सनल लॉ रिलेटेड मसाइल है उनको उठाया जा रहा है। और अब फिलहाल 2 साल चलेगा, वक्फ पर पिटिशंस होंगे, रिजेक्शन होगी, एक्सेप्टेंस होगी। हाँ, ये चलेगा। फिर यूनिवर्सल ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। जी जी जी। फिर तब तक इलेक्शन आ जाएगा, फिर एनआरसी आ जाएगा, फिर ये जो ये इनका एक जो तरीका है कि किसी में एंगेज ये लग रहा है ये सियासी ठीक और इक्तिसादी तौर पर मफलूज हो जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल, हमारे पास एक सवाल है। हमारे बिल्कुल सिस्टम भी नहीं है, हमारी लीडरशिप भी नहीं है कहीं जो इस चीज को समझे और हाईलाइट करे। ठीक है नाज़रीन, हमारे पास 7 मिनट है। मैं माजिद साहब से चाहूंगा कि 3 मिनट और फिर उसके बाद मंजूर साहब से भी 3 मिनट। माजिद साहब, अब चूंकि ये यानी मुतनाज़ा बिल समझ लें आपके कानून की शक्ल इख्तियार कर गई है, अब इसके फौरी और दूर रस अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो खास कम्युनिटी उस पर क्या हो सकते हैं, जबकि दावा तो सरकार का बहुत कुछ है। क्या किस तरह से देख रहे हैं? पहले रहमान खान साहब की रिपोर्ट बात कर रहे थे। हाँ हाँ, मैं आपको सचर कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से बताना चाहता हूँ और हवाले से बताना चाहता हूँ। इसमें कई ऐसी प्रॉपर्टीज, वक्त की प्रॉपर्टीज जो गजिटेड प्रॉपर्टीज है, जो गजिट में जिसकी है उस पे सरकारी लोग काबिज हैं। मैं एक उदाहरण जी भाई साहब, ब्रेक हो रही है आपके पास। जी जी। उसमें 1 नहीं 2 नहीं 10,000 एकड़ की, हाँ, इतनी बड़ी चंद्रबाबू नायडू, आप तो खैर आप लोग मसीहा समझते बाद लोगों को जो है किस तरीके से दिया। और वहाँ एक मस्जिद थी, उमर फारूक की मस्जिद, जो पार्किंग के हिस्से में आ गई थी और काफी जद्दोजहद हुई। उसके बाद लोगों ने बहुत कुछ कोशिश की लेकिन वो बाजियाब नहीं हो सकी। दूसरा, मणिकुंडा जागीर एकड़, ये जो है 1638 एकड़ मणिकुंडा जागीर हैदराबाद के करीब है। जी 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 भाई साहब, में फैसला दिया। उसके बाद मामला सेशन कोर्ट गया, सेशन कोर्ट ने भी कहा कि ये वक्त है। उसके बाद मामला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में आया, मतलब तेलंगाना हाई कोर्ट में आया, तो उसने भी जो है ये कहा कि यस इट इज वक्त। क्या हुआ उस वक्त, चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वक्त का जो रिकॉर्ड था उसको सील कर दिया पूरा। कहा कि नहीं, इसमें बहुत सी चीजें हैं और आज तक भी सील है, गवर्नमेंट भी बदल गया आज तक। और उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला, यानी वक्फ ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तीनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया और 1638 एकड़ मणिकुंडा जागीर ये गवर्नमेंट की लैंड कर दी गई। इस तरीके से खुद सरकारें भी
ये इससे खारिज हो गई है। जी भाई साहब, एक मिनट है हमारे पास आपके लिए, फिर उसके बाद मजूर साहब की तरफ जाऊंगा क्योंकि वक्त बिल्कुल करीबुल खत्म है। आप क्या देख रहे हैं, मतलब फौरी तौर पर इसके असरात और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकते हैं? जी भाई साहब। हेलो जी भाई साहब, मुझे लगता है ये फिलहाल इसमें लीगल बैटल शुरू हो जाएगी इसके बारे में। हाँ, और अब देखना है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या डिसीजन लेगा, क्योंकि ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स और रिलीजियस ये जो फ्रीडम और इसके सिलसिले में वायलेट करता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है कुछ देर के लिए खटाई ये चलेगा, कुछ देर चलेगा, फिर इसके हक में या अगेंस्ट उसके बाद ही कुछ यानी कि इस पर कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन मुझे लगता है इमीडिएटली फिलहाल ये कंट्रोवर्सीज में फंस गया है और इसमें बहुत सारे, जैसे डीएमके के चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा है कि वो इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जाएंगे, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जाएंगे। तो इसका देखना है कि फिर कोर्ट का क्या रवैया रहेगा इस मामले पर। दूसरा, इसका इमीडिएट फॉल आउट जो है जी गुजरात इलेक्शन पर देखा जाएगा। अच्छा, इसका क्या रहेगा? जेडीयू जो इसके साथ बहुत सारे माइनॉरिटीज जुड़े हुए थे वहाँ के, किसी हद तक वो रहे थे, यानी कि डिवाइड होता था आरजेडी के और इनके दरमियान। वो देखना है वो किस तरीके से इस वक्त इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या वो इस वक्त फिर भी जेडीयू का साथ देंगे या ना। यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब और मंजूर साहब, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, बहरहाल बात बहुत शुक्रिया। बात यही है कि जिस मुतनाज़ा बिल के हवाले से यानी कि तगवदू की जा रही थी और इसकी शिद्दत के साथ मुखालिफत की गई, तमाम यानी मुस्लिम तंजीमें उन्होंने मुखालिफत की, ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड ने इसकी मुखालिफत की, और इसी के साथ अगर हम अपोजिशन की बात करें उनकी जानिब से भी मुखालिफत की गई, और बिलखुसूस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बरसर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से अगर हम देखें तो तमाम तर जो नुकात हैं, तमाम तर जो दफ़ात हैं, उनका हवाला देते देते यानी हुकूमत को मुकम्मल ख़ायल करने की कोशिश की गई। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने अपना जब मन बना लिया है, तो हमने दीगर मामलात में भी देखा कि जब उन्होंने मन बना लिया तो नंबर्स की बुनियाद पर, जिस तरह से इंजीनियर रशीद ने भी कहा कि यह नंबर्स का खेल है, नंबर्स का गेम है, कि बस उसी की बुनियाद पर सारे मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसमें अगरचे दावा किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के हित में है, गरीब मुसलमानों के हित में है, और जिस तरह से यानी वफ़ की का जो मंशा होता है कि गरीबों को इससे फ़ायदा हो, उनकी फलाह व बहबूद हो, वो नहीं की जा रही थी, बल्कि इसका जो है गलत इस्तेमाल हो रहा था। और इसके ज़रिए प्रॉपर्टीज़ पर जो वक्फ अराजियात थी, वक्फ जो इमलाक थी, उसका फ़ायदा ख़ास लोगों ने जो है हासिल किया, या फिर जिनको किराए पर दिया गया था वही इसके मालिक बन गए। न सिर्फ यानी आम इमलाक, बल्कि जो कमर्शियल, जिनकी यानी किराया कहें, जिनका बहुत कुछ यानी जो कमर्शियल बुनियादों पर उसका होना चाहिए, उससे हटकर उन्होंने जो खुद फ़ायदे हासिल किए, लेकिन जिनको फ़ायदा पहुंचना था उसको उनसे महरूम रखा गया। ये सरकार कह रही है अब हम इसमें इस्लाहात लाएंगे, लेकिन जितनी बहस हो रही है वो ये कह रही है कि सरकार की नीयत पर भरोसा किस तरह से किया जाए, क्योंकि इनके जो आमाल नामे हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी जो कारकर्दगियाँ हैं, अगर हम देखें तो वो खुद चीख चीख कर ये कहती हैं कि इनके कहने में और इनके करने में कितना बड़ा फ़र्क है। तो बहरहाल अब आने वाले दिनों में वक्फ इमलाक के हवाले से, वक्फ जायदादों के हवाले से, मसाजिद के हवाले से, दरगाहों के हवाले से, या फिर वो अराजियात जो यानी मुतनाज़ा बना दी गई उसके हवाले से क्या होगा, क्योंकि ये जो कानून बनाया गया है इसमें बहुत सारे ऐसे यानी दफ़ात, गुंजाइशें रखी गई हैं जिसके हवाले से मुसलमानों में बहुत सारे खदशात पाए जाते हैं, और मुस्लिम जो क़यादतें हैं वो बहुत सारे खदशात को अपने पहले ही से वो बता चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 4 साल के बाद, या फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा उसके दरमियान क्या कुछ किया जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस मुतनाज़ा बिल को लेकर मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी में बहुत सारे रिजर्वेशंस आज भी पाए जाते हैं। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।